अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजी काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई नितिन गडकरी कुड बी इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। नितिन गडकरी भारत के उन गिने चुने पॉलिटिशियंस में से एक हैं जिन्हें सिस्टम में सही काम करने का तरीका है और लॉ की समझ है। आज आप जिस रोड पे सेफली अपनी गाड़ी चलाते हैं, उनको बनाने वाले और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई तक ले जाने वाले कोई और नहीं, नितिन गडकरी ही हैं। इन्होंने इतने फ्लाईओवर, रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस बनवाए हैं जिसके चलते इन्हें इंडिया का फ्लाईओवर मैन भी कहा जाता है। इनका सपना है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेसवे हो। हार्ड वर्क और ईमानदारी के साथ काम करना इनकी पहली प्रायोरिटी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फ्यूचर में नितिन गडकरी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिवाली गिफ्ट भी देने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। नितिन गडकरी बहुत ही गरीब परिवार से थे। बचपन में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। नितिन गडकरी जी ने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमकॉम और एलएलबी की है। 1976 में जब गडकरी जी कॉलेज में थे तब उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन किया। फिर जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वो कॉलेज के समय नागपुर में बीजेपी के पोस्टर लगाए करते थे और ऐसे ही मेहनत करते करते वो 2009 में बीजेपी के प्रेसिडेंट बन गए थे। फिर उसके बाद 2014 में नागपुर से इलेक्शन जीत के वो इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और अब वो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जी ने अपने काम से अपना नाम बनाया है। गडकरी जी आपकी और मेरी तरह एक काम परिवार से हैं और अपने काम के दम पे आज वो भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हुए हैं। और जब से गडकरी जी भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं तब से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल गया है और इनकी काबिलियत को देख के अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए गडकरी जी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको नितिन गडकरी जी की बायोग्राफी के बारे में जानना है तो इसमें कुकू एफएम आपकी मदद कर सकता है। कुकू एफएम पे आप नितिन गडकरी द फादर ऑफ एक्सप्रेसवे इन इंडिया की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में उनके चाइल्डहुड, उनकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। एबीवीपी और आरएसएस से नितिन गडकरी कैसे जुड़े, बीजेपी में उनकी एंट्री कैसे हुई, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी लाई और आज वो कैसे भारत के फादर ऑफ एक्सप्रेसवे बने हैं, इन सब के बारे में ऑडियो बुक में डिटेल से बताया गया है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक है। कुकू एफएम ऐप में आपको ऐसी कई और बायोग्राफी और हर टाइप का कंटेंट जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, फाइनेंस की ऑडियो बुक मिल जाएगी जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन दिवाली सेल के चलते कुकू एफएम की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है। 50% ऑफ का ऑफर 25 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड दिवाली 50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। इसके अलावा कुकू एफएम पे दिवाली सेल में आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स भी जीत सकते हैं। तो अभी जाइए कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। देखो, 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 1.5 साल रह गए हैं और ये हम सबको पता है कि 2024 में बीजेपी की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही उम्मीदवार होंगे। पर मोदी जी का ये लास्ट टेन्योर होगा। उनके बाद 2029 में बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, उसमें नितिन गडकरी जी का नाम सबसे ऊपर है। 2014 से लगभग हर भारतीय को पता चल चुका है कि नितिन गडकरी कौन है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश में लोग पीएम, प्रेसिडेंट के नाम से आगे सोचते तक नहीं है। वहीं अब पूरे देश को पता चल चुका है कि भारत का बेस्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। गडकरी जी भारत के बेस्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसलिए भी है क्योंकि इनका काम बोलता है। देखो, 2029 का इलेक्शन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है क्योंकि उस समय तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय भारत पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उस समय भारत को एक ऐसा लीडर चाहिए होगा जो देश को अच्छे से संभाल सके और यहाँ पे नितिन गडकरी जी का एक्सपीरियंस काम आ सकता है। नितिन गडकरी बहुत ही मैच्योर और मेहनती पॉलिटिशियन है। आप कभी उन्हें उठ पटांग बयान देते हुए नहीं सुनेंगे। नितिन गडकरी एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है और उन्हें पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो 24 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में उतर आए थे और 32 साल में वो महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे। फिर उसके बाद 2009 में वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे। नितिन गडकरी जी ने बीजेपी को कई इलेक्शन जिताए हैं।
2014 के इलेक्शन में बीजेपी की पहली पसंद एलके आडवाणी और नितिन गडकरी जी ही थे। नितिन गडकरी जी को आरएसएस का भी सपोर्ट था, पर उस समय नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी एकाएक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नितिन गडकरी की जगह नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट चुना गया और नरेंद्र मोदी को आरएसएस का भी सपोर्ट मिल गया क्योंकि वो आरएसएस के भी मेंबर थे। पीएम पोस्ट के लिए नितिन गडकरी जी से कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं, तो उन सवाल के जवाब में नितिन गडकरी जी ने कई बार इंटरव्यू में बोला है कि उन्हें किसी पोस्ट का लालच नहीं है, उन्हें सिर्फ देश के लिए काम करना है। अगर बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई तो आरएसएस की पसंद प्रधानमंत्री पद के लिए नितिन गडकरी हो गए। देखो, ये भी एक गलतफहमी है। मैं ना कोई आरएसएस की पसंद हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता हूँ। मैं बहुत लो प्रोफाइल, डाउन टू अर्थ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, नितिन गडकरी जी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दी गई और फिर उसके बाद नितिन गडकरी जी ने जो शानदार काम किया है वो जान के आप हैरान हो जाएंगे। नितिन गडकरी जी ने 2014 से 2021 तक भारत की नेशनल हाईवे की लेंथ 50% बढ़ा दी है। 1947 से 2014 तक भारत की नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ 91,287 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2021 तक 7 साल में भारत की नेशनल हाईवे की लेंथ 49,713 किलोमीटर बढ़ा के टोटल लेंथ 1,41,000 किलोमीटर हो गई है। नितिन गडकरी जी ने 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट सेट किया है। जहां कांग्रेस के समय पर डे 11.7 किलोमीटर रोड बना करती थी, वहीं बीजेपी गवर्नमेंट के समय पर डे 37 किलोमीटर रोड बन रही है और नितिन गडकरी जी इसको 40 किलोमीटर पर डे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 2014 से पहले भारत के 5 सिटी में मेट्रो चला करती थी, वहीं आज 20 सिटीज में मेट्रो चल रही हैं। नितिन गडकरी भारत के 50 सिटीज में मेट्रो चलाना चाहते हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जी के अंडर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। कई सारी स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे कि उड़ान स्कीम, गति शक्ति मास्टर प्लान। जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब ये भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत योगदान देंगे। इसके अलावा जब से नितिन गडकरी भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, हर साल भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इंक्रीज हो रहा है। 2015 में रोड एंड हाईवे का बजट 33,414 करोड़ रुपए था, वहीं 2022 में इंफ्रा बजट 1,99,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके इकोनॉमी को क्या फायदा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर रोड हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 1 रुपए खर्च होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपए आता है। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपया आता है। तो देखा जाए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के महानायक नितिन गडकरी जी हैं। पिछले 8 सालों में नितिन गडकरी जी ने कमाल का काम किया है और ऐसा लग रहा है कि आगे 5-6 साल ये भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहेंगे। जिस तरीके से नितिन गडकरी जी की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, आने वाले सालों में इस पॉपुलैरिटी में बहुत बढ़ोतरी होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और अटल जी भी 1 महीने तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे। तो आने वाले समय में नितिन गडकरी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि एक तो इनके पास अब सत्ता में रहने का एक्सपीरियंस आ चुका है, मिनिस्ट्री हैंडल करने का एक्सपीरियंस आ चुका है, साथ में इनके पास पॉलिटिक्स का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है और इनके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी नजर आती है। पर नितिन गडकरी जी को पीएम बनने से एक चीज रोक सकती है और वो है एज। नितिन गडकरी जी 65 साल के हो चुके हैं, 2029 तक 72 साल के हो जाएंगे। तो उस एज में बीजेपी नितिन गडकरी जी को पीएम कैंडिडेट के लिए चुनती है या नहीं, ये तो उसी समय पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी की एक पॉलिसी रही है कि वो 75 साल के ऊपर के लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं देती है। पर अगर मोदी जी 2024 में बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट का फेस रहते हैं, तो फिर आने वाले समय में नितिन गडकरी जी भी बीजेपी की तरफ से 2029 में पीएम कैंडिडेट का फेस हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी 2024 में 74 साल के हो जाएंगे और अगर वो 2024 में तीसरी बार पीएम बनते हैं तो नितिन गडकरी जी के लिए फ्यूचर में रास्ता साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में नितिन गडकरी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय कुकू एफएम पे दिवाली सेल चल रही है, जिसमें आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है और साथ में आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट भी जीत सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम और बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आई अप्रिशिएट यू। नितिन गडकरी जी आल्सो इंटेलिजेंट। अच्छा, नितिन गडकरी जी के बारे में हमने बेशुमार वीडियोस देखी हैं। इंग्लिश में बोले वो उर्दू में डब करते, मुझे नहीं समझ में आया। आपको तो डब करने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा खैर, बात हो रही है नितिन गडकरी जी की। मैं सबसे पहले एज से स्टार्ट करते। मुझे वो चीज़ का मैं आपको कंफ्यूजन हल कर दूंगा। अब नहीं, आपसे नहीं पूछना है, मुझे उनसे पूछना है। वो अभी जवाब देंगे क्या? हाँ, कमेंट मैं उनके दे देंगे। देखिए, 75 की जब एज लिमिट है, चुप हो, 75 की जब एज लिमिट है बीजेपी की तरफ से, ठीक है, अरे मजाक। अच्छा, 75 की जब एज लिमिट है बीजेपी की तरफ से कि 75 से अब्बव जो भी कैंडिडेट है वो उम्मीदवार नहीं बन सकता प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अभी तो वो 65 के, ठीक है, 7 साल डाल दें अगर हम 65 में, तो वो हो जाएंगे अराउंड 72 के। उन्होंने बता दी सारी कैलकुलेशन, ठीक है ना, 72 के हो जाएंगे, तो 75 से फिर भी कम है, तो इसका मतलब वो पीएम बन सकते हैं। अब मैं आगे बताऊं आपको। फरमाइए। जब इंसान पीएम बनता है कितने साल के लिए बनता है? वो 5 साल के लिए। तो वो एज इंक्लूडेड है? नहीं, वो इंक्लूडेड नहीं है। वो तो लड़ने के लिए चाहिए। लड़ने के लिए तो 75 से ज़्यादा वो लड़ सकते हैं, लेकिन 75 से कम हो तो लड़ सकते हैं। 74 साल भी होते ही लड़ सकते थे। लेकिन 5 साल के लिए पीएम बनना है ना, ठीक है जी। तो फिर एंड में जब वो पीएम होंगे और अच्छा खासा निज़ाम संभाल चुके होंगे और उनकी एज 75 साल से ज़्यादा हो चुकी होगी, इनका कहने का मतलब ये बीजेपी की अपना एक रूल बनाया इन्होंने, पार्टी वालों ने। हमने एक वीडियो देखी थी लंदन टॉप की, जिसमें बीजेपी के बारे में पूरी एक बुक लिखी थी एक राइटर ने। इतनी उसके अंदर नॉलेज थी कि बीजेपी ने आज इतनी तरक्की कैसे की है, बीजेपी की कामयाबी के क्या रहा। मुझे एक छोटा सा पॉइंट अभी तक याद है, मैं अक्सर अपने दोस्तों यारों को बताता हूँ, उनकी आंखें फट जाती हैं। यकीन करें कि अगर एक मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके साथ उसके जो दोस्त होते हैं या कुलीग टाइप लोग होते हैं या चेले समझ लेते हैं, तो वो अक्सर एक साथ चिपके रहते हैं ना अपने मिनिस्टरों के साथ, वो वही ज़िंदगी भर होते हैं। इन्होंने बताया था हमें लंदन टॉप के में इंटरव्यू में कि 2 घंटे से ज़्यादा एक जो साथ में होगा मिनिस्टर के, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता, बंदा चेंज करेंगे हम। ये मतलब कितनी साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस ना हो जाए, दूर की सोच। और दूसरे कारकुनों के दिलों में, अच्छा फिर जो स्पीच भी दी जाती है तो वो भी ऊपर से आती है, तो वही, उससे अलावा आगे नहीं, बहुत सारी बातें। अच्छा, बहुत डिसिप्लिन भी है ये, एक ऐसी पार्टी है, मेन अगर मुद्दा निकालें, हाँ, तो ये बड़ी डिसिप्लिन के तहत रूल्स रेगुलेशन को बहुत फॉलो करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एज, यानी कि पार्टी ने जो लिमिट लगाई है इस चीज़ को मद्देनजर रखकर लगाई है, वो 5 साल का टर्नओवर कंप्लीट कर सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक शख्स के पास अगर पीएम बने हैं, जैसे 72 में बने पीएम बने हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो तो ऐसा दौर होगा जब 3 साल 4 साल गुजार चुका होगा इंसान, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा मंच चुका होगा एज ए पीएम की चेयर के लिए। तो उनके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी और उनकी एज आगे चली जाएगी। कोई नो सीखिया बड़ा आगे नहीं आता। एक चीज़ आप थोड़ा सा, मतलब अगर इंडिया के यहाँ जो पार्टीज़ हैं या जो पॉलिटिक्स है उस पर थोड़ी सी नज़र अगर आप मारें, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप में बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मतलब उन्होंने मिनिस्ट्री हैंडल की हुई है, उनको बड़ा बला का एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर, किसी भी मुद्दे को या मसले मसाइल को लेकर वो जवाब दे सकते हैं, उनको सॉल्यूशंस पता है। जैसे कि नितिन जी की बात कर लेते हैं, पीएम जो है मोदी जी, वो अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन अगर हम नितिन जी को भी देखें तो ये भी बड़ा के एक्सपीरियंस रखते हैं, इनको भी बड़ा तजुर्बा है। एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी की जाती है, तो एक शख्स वज़ीर आज़म बनता है। मैं आपको बिल्कुल यकीन से बताऊँ, उस शख्स को हम ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखते हैं। ऐसे वज़ीर आज़म भी बने हैं, अगर किसी पार्टी के चेयरमैन हैं जो पार्टी ही संभाल रहे हैं, नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर, इन दोनों के अलावा अक्सर हमने देखा है कि जैसे पीपल्स पार्टी जीती थी, बेनज़ीर नहीं थी, उन्होंने जो भी वज़ीर आज़म लाए थे, ज़रदारी से सदर बने थे, तो जो भी वो वज़ीर आज़म लाए थे ना पीएम, यकीन करें, ये यूसुफ रज़ा गिलानी
पीएम बने तो हमने पहचाना, अच्छा ये यूसुफ रज़ा गिलानी। पावर्स तो सारी जरदारी के पास थी ना। पावर्स तो जरदारी के पास थी, मैं पीएम की बात करता हूँ, ठीक है वो पीएम रज़ा गिलानी। और मुल्क के सदर जरदारी ने अपने आप को बना लिया था। बात को सदारती निजाम कायम कर दिया। सदर तो अभी भी है ना, आरिफ अलवी। हाँ ठीक है, लेकिन उनका तो वो डम्मी वाला हाँ तो लेकिन सदर के इख्तियारात तो है ना। अब वो इख्तियारात वजीर आज़म कहेगा कि मैंने तुझे बनाया है सदर, तो तू जो मैं हूँ, जो तू वो तुमने वो करना जो मैं कहूँ। तो जरदारी का मसला ये था कि जरदारी ने अपने आप को सदर बनाया, ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल सदर ही है, सही है बिल्कुल, लेकिन इनडायरेक्टली मातहत किसके है? मैं आपको बताऊं मसला क्या हुआ कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल हैं। अब मैं आप मुझे किसी पद पे बिठा दें, किसी कोई पावर दे दें, जबकि मुझे उसका कुछ नहीं पता हो, जैसे आप कह रहे हैं गिलानी को कुछ नहीं पता था, तो मैं तो आप ही की डोरियाँ जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूँगी। जरदारी वाले मामले में सूरत हाल और थी। जरदारी ने अपने आप को सदर बना दिया और पीएम लाया, तो अपने आप को उन्होंने सदर शो किया, तो जरदारी के पास ताकत थी। अभी भी जो हमारे सदर हैं उनके पास ताकत है, बात को समझें, लेकिन वो यूज़ नहीं करते, यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो लाए हुए हैं, सही है, डमी है, समझ लो आप बात को इस तरह समझ लें कि सदर की अपनी एक अहमियत होती है। तो दूसरी बात ये है कि पीएम वाला मामला क्लियर हो गया, एज वाला। अच्छा, नितिन गडकरी जी को अभी से लोग जानते हैं, नितिन गडकरी जी के बारे में लोगों को अंदाज़ा है क्या नहीं है, क्या क्या किया, और वो वज़ीर आज़म पीएम बनते हैं तो लोगों को पता होगा कौन है। हमारे यहाँ पता ही नहीं होता कौन उठ के आ गया वज़ीर आज़म बन गया, पार्टी जीती, पार्टी ने अपना वज़ीर आज़म खड़ा कर दिया। इसको इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं, अगर पार्टी का सदर ही खुद ही अपने आप को खड़ा कर देता है वो एक अलग बात है। जैसे इमरान खान है, वो अपने आप को पीएम बना देते हैं, तो वो देखने को मिलता है, वो तो दिख रहे हैं, वो तो दिख रहे हैं, लेकिन अक्सर हमें नहीं पता होता कि हमारे वज़ीर आज़म कौन बनेंगे। अगर कोई पार्टी का अपना बंदा वज़ीर आज़म नहीं बनता जो मेन पार्टी का चला रहा होता है। अच्छा, नितिन गडकरी जी हैं, एस जयशंकर का भी जिक्र होता है, ठीक है, एस जयशंकर जी का भी जिक्र होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इतने एक्सपीरियंस वाले लोग पीएम बनते हैं तो उन्होंने मज़ीद मुल्क को कहाँ ले जाना है, मतलब जिनका मकसद ही, जिनका लक्ष्य। अच्छा, एक और चीज़, ये किसी सियासतदान के बेटे नहीं है, ये किसी पॉलिटिशियन, मतलब आप इनके दिल में कितना दर्द होगा, मतलब अच्छा दर्द है, दर्द हमारे यहाँ भी है, बहुत लोग मर रहे हैं, दर्द है, बस दर्द है, दर्द कुछ कर नहीं रहे। तो किसी पार्टी में जाते हैं बाकायदा, अच्छा पार्टी में जाते हैं, कभी भी ईमानदारी के तहत कहते हैं लोग काम करें तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी वालों को ही कहो कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, तो पार्टी कहेगी, ऊपर से लोग बड़े लोग कहेंगे कि आप कौन हो। इस तरीके से पॉलिटिशियंस जो बनते हैं तो उनको एक तो ये भी बात है कि एक आम इंसान, एक साधारण इंसान जो काम नहीं कर सकता वो एक पॉलिटिशियन कर सकता है। जैसे नितिन जी 24 साल की उम्र में आए, फिर 32 साल में उनको एक पावर मिल गई, एक सत्ता मिल गई, एक ओहदा या पोस्ट मिल गई कामों की वजह से। तो मैं एक चीज़ पे और भी हैरान हुई, आरएसएस में थे पहले, फिर एक और पार्टी एएनपी उसको ज्वाइन करा, उसके बाद जब इनकी तालीम मुकम्मल हो गई तो ये बीजेपी में गए, और बीजेपी में जो गए तो इन्होंने जैसे बीजेपी को थामा तो थाम ही लिया दिल से, उसके बाद नहीं छोड़ा। कह रहे हैं कि दीवारों पे पोस्टर लगाने का लगाते थे यार, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। एक चीज़ और भी है यार, ये लोग अगर कुछ करते हैं तो इनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इनको कीड़े मकोड़े समझकर पीछे फेंक दिया जाए। इनकी आवाम के अंदर भी ये आदत है, कोई इतना सा भी कर ले, इतना गाते हैं, सराहते हैं, उसको पलकों पे बिठा लेते हैं कि वाकई सामने वाले का दिल करे कि वो उनके लिए करे, अपने मुल्क के लिए करे, अपने लोगों के लिए करे। उनके लोगों के दिल में एक एहसास है, एक जज्बा है, एक इज्जत और सम्मान है देने के लिए, देते हैं। करने का मौका भी मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि पार्टी में भी, जैसे कि बीजेपी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत अपना एक उनका एक स्टैंडर्ड है, एक नाम है। उसके बावजूद भी ये नज़रों में आ गए, इनको आगे से आगे बढ़ाया गया और अभी भी मिनिस्ट्री दी गई इनको। फिर मैं इनकी भी बहुत खूबसूरत बात ये कहूँगी कि जज्बात के साथ, अपने फुल एक जोशो वलवले के साथ जो भी मिनिस्ट्री इनको मिली, जैसे कि इसका हाईवे मिनिस्टर बने, तो हाईवे, एक्सप्रेसवे, ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई चीज़ इन्होंने ऐसी नहीं है जो छोड़ दी हो, या जहाँ पे कमी छोड़ दी हो, या जहाँ पे ये एक बार को ये लगे कि नहीं यार इनको देखकर हमने गलती कर दी, या लोग एक दफ़ा सुरदा हो जाए कि यार नितिन को गलत दे दिया, हमें ये मिनिस्ट्री किसी और को देनी चाहिए थी, ये इस काबिल नहीं थे, ये इस लायक नहीं थे। इन्होंने 100% दिया। अच्छा, अपना ये बहुत बड़ी चीज़ लगी। अच्छा, इससे पहले कह रहे हैं कि 2014 में भी इनका एक नाम था, उस टाइम पर भी ये नज़रों में थे, वज़ीर आज़म की उसके लिए भी,
लेकिन मोदी जी का एकदम से जो है ना पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हो गई। मोदी जी के काम उठ के और ज़्यादा सामने आ गए। लेकिन आप देखिएगा, बहुत अच्छी बात ये है, कभी ग्रजेस नहीं दिखेंगे आपको। जब भी ये मोदी जी का नाम लेते हैं, मैं बहुत ना, मेरे अंदर आदत है कि मैं देखती हूँ जेलसी वैलेसी तो नहीं दिख रही कहीं, निकालो मैं ये वाला पॉइंट। अच्छा, एक और चीज़ करते हैं, जेलसी क्यों होगी जब सबका मकसद है एक ही है कि हमने वहाँ तक जाना है और सभी ताकत से अपना जोर लगा रहे हैं इंडिया को आगे ले जाना, ठीक है ना। तो उसमें फिर जेलसी क्या, ये तो टीम है। हम तो एक मतलब एक जेलसी कहाँ है। मुझे क्यों नहीं मिला ये काम का मौका, मैं ये करता, मैं ये ज़्यादा बेहतर कर सकता था। लोगों के अंदर ये होता है, कुछ लोग ईगो का प्रॉब्लम भी बना लेते हैं। हमारे आपस में इर्द गिर्द लोग, हम ऐसे लोगों को देखते भी हैं कि वो तो छोटी छोटी बातों का कि ये काम मैं कर सकता था, मैं बेहतर कर सकता था, मुझे भी क्यों नहीं करने दिया, मुझे नहीं मौका मिला, मुझे वो मेरे साथ ज्यादती हो गई, नाजायज़ हो गया। तो ये लोग रोना रोते हैं इस चीज़ का। ये नहीं है कि उनके दिल में जज्बात नहीं होते, प्योर फीलिंग्स होती है, प्योर जज्बात होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद मौका मिलता है तो फिर लोग थोड़ा से जेलस हो जाते हैं कि इसको आगे कर दिया गया। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जब वो बात कर रहे होते हैं मोदी जी की, बड़ी रिस्पेक्ट, बड़ी ताज़ीम, बड़ी इज्जत। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि वो कभी ग्रजेस नहीं रखते अपने दिल में। बहुत साफ़ इंसान है, बहुत साफ दिल के इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत अच्छा फरमाया आपने भी कुछ देर पहले बहुत अच्छा। तो ये है कि इंसान को जितना भी मौका मिले, जो भी काम करने का एक कहते हैं ना कि एक ये ओहदा मिला, एक इदारा है, एक इदारे में सफाई करने वाला ही क्यों ना हो, वो अपना काम सही से करे, वो नज़र में आएगा, दिखेगा। कहते हैं ना कि मतलब सनातन धर्म के हवाले से ही एक बहुत ही छोटा सा कमेंट, लेकिन मैं कहता हूँ उसको मैंने समझा शायद, या मैंने गलत समझा, कि एक छोटा सा कमेंट था, उसके अंदर बहुत बड़ी बात छुपी थी। हर शख्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है इस दुनिया में, जानवर तक भी अपना कर्म कर रहे हैं, जो उन्होंने करना है, जो उन्होंने ड्यूटी अदा करनी है। तो हमें कुदरत, पार्टी, घर, जॉब, ऑफिस, कोई भी कहीं पर भी हमें कोई ड्यूटी मिली हुई है, हम अगर सिर्फ अपनी ही ड्यूटी सही तरीके से अंजाम दे दें, फिर हमें कहीं भी आगे बढ़ना है, कोई भी सेटिंग हमारी बननी है। देखो वो तो मोदी जी खुद कहते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, ये समझो जिम्मेदारी है, ये हमारा शौक़ नहीं है, ये तो एक ड्यूटी है जो हमें अब अदा करनी है। और उसके लिए मतलब अगर सीरियस में वाकई कोई ईमानदारी से कोई भी बड़ी ओहदा मिलता है और उसको करे, ईमानदारी से अगर उसको करना है, तो वो उसको थोड़ा सा बोझ समझेगा, उसको जिम्मेदारी समझेगा, उसको टेंशन लेगा, ना कि उसको एंजॉय करेगा। एक और चीज़ है कि इंसान को छोटे से छोटा ओहदा मिल जाए, अगर वो सिंसियरिटी के साथ, अगर वो एक लॉयलिटी और अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करता है, अपनी इंटेंशन अच्छी रख करके उसको कुछ देना है। वो हमने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि आप पैसा तो आ जाएगा, आपका जॉब होता रहेगा, आपको सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये सोच के अपना काम करें कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं किस सामने वाले को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने मुल्क को कुछ देने के लिए, अपनी जनता को, अपनी आवाम को खुश करने के लिए, उनको कुछ देने के लिए कर रहा हूँ, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप यकीन करें कि जितना भी छोटा पोस्ट हो आपका, लेकिन आपका बोलबाला हो जाएगा, लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। अब देखिए नितिन जी को, किसी हाईवे मिनिस्टर को लेकर आपने कभी इतनी बातें, इतनी चर्चा सुनी होगी? नितिन गडकरी जी को शुरू में क्या ड्यूटी दी गई होगी? बता तो रहे हैं कि पोस्टर दिए गए, या दीवारों पे लगा के आ जाए। नागपुर में दीवारों पे पोस्टर लगाने की ड्यूटी उन्होंने अच्छे से की, तो उनकी ड्यूटी बढ़ा दी गई, उन्हें और बड़े काम दिए गए। तो मैं कहूँगा कि मोदी जी के बाद भी इंडिया सेफ हाथों में है। बहुत सारे खिलाड़ी अभी, वो कहते हैं ना कि खिलाड़ी खेल रहे हैं तो पीछे एक और बैट्समैन अच्छा पड़ा हुआ है, तो वो भी अच्छे पड़े हुए हैं, तो वो भी अच्छे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक और बात है, बीजेपी जो है उसमें अमित शाह का मैं नाम बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन जैसे आपने अभी, मुझे थोड़ी सा इससे याद आया कि आपने जैसे कहा इमरान खान है, तो पीटीआई के मैन चेयरमैन इमरान खान है, तो इमरान खान ही लड़ेंगे, ठीक है ना, पीएम की पद के लिए। लेकिन वहाँ पे ये भेदभाव नहीं है। तो मैं बता तो रहा हूँ, किसी जगह सिर्फ चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, किसी जगह मुल्क को आगे चलाना है, हमने अपनी टीम को जिताना है। इस वक्त जिस खिलाड़ी की ज़रूरत है उसे बल्ला दिया जाए, जा खेल। सही, मैंने जाके बल्ला नहीं पकड़ना कि मुझे मैं बहुत बड़ा हूं। बस ये सिंपल सी बात है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।